So in today's lecture, we'll discuss chemical kinetics. So first of all, we have to understand the meaning of chemical kinetics. So chemical kinetics is that branch of chemistry which deals with rate of reaction. It is that branch of chemistry which deals with rate of reaction. Now what is the meaning of rate of reaction? Let us take an example. Suppose हमारे पास A है और A से हम लोग क्या फॉर्म कर रहे हैं, B फॉर्म कर रहे हैं. सो एट टाइम t इक्वल टू 0, जब रिएक्शन आपका स्टार्ट नहीं हुआ है, तो सपोज वो कॉन्सेंट्रेशन है A की, वो हमारे पास कितनी है x, एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B एट टाइम t इक्वल टू 0 विल बी 0, क्योंकि उस टाइम रिएक्शन इनिशिएट नहीं हुआ है, स्टार्ट नहीं हुआ है, तो प्रोडक्ट आपका फॉर्म नहीं हुआ होगा. सो एट टाइम इंटरवल t हमने ये ऑब्जर्व किया कि जो A की कॉन्सेंट्रेशन है वो ड्रॉप कर रही है. नाउ B इज फॉर्मिंग एंड B की कॉन्सेंट्रेशन क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है. दैट मीन्स व्हेन अ रिएक्शन प्रोग्रेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेज एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेज. सो दिस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट per unit time is known as rate of reaction. So what is the meaning of rate of reaction? Rate of reaction is simply change in concentration of reactant or product in per unit time. So rate of reaction is basically the change in concentration of reactant or product in given duration of time. Now chemical kinetics also deals with the factors which can affect the rate of reactions. First of all, it is dealing with the rate of reaction. Now it is also dealing with the factors which can influence the rate of reaction. Now what are the factors which can influence the rate of reaction? The first factor is concentration of reactant. So with respect to concentration of reactant, the rate of reaction is in direct proportion. जितनी ज़्यादा हमारे पास reactant की concentration होती है, rate of reaction क्या होता है हमारा, उतना ही ज़्यादा होता है. Second is temperature. So for temperature, अगर आप लोग क्या करते हो, 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करते हो, for every 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज बाय 2 or 3 टाइम्स. रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइम्स इंक्रीज हो जाती है, 2 or 3 टाइम्स क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, 2 or 3 टाइम्स. सो फॉर टेम्परेचर का रिलेशन क्या है, फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर द रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज बाय 2 or 3 टाइम्स. रेट ऑफ रिएक्शन 2 या 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी जब टेम्परेचर हम लोग क्या करते हैं, 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करते हैं. ओके. Third is catalyst. So catalyst can affect the rate of reaction. It can increase the rate of reaction or decrease the rate of reaction. If it's a negative catalyst, then it will decrease the rate of reaction. And if it's a positive catalyst, then it will increase the rate of reaction. So rate of reaction increase करते हैं positive catalyst and rate of reaction decrease करते हैं negative catalyst. So ये हो गया फैक्टर कैटलिस्ट का. फोर्थ इज नेचर ऑफ रिएक्टेंट. टू फॉर्म अ प्रोडक्ट वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेक द बॉन्ड्स बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स और एटम. सपोज हमारे पास ए एंड ए के बॉन्ड बने हुए हैं, तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कोई प्रोडक्ट फॉर्म करना है, देन वी हैव टू ब्रेक दिस बॉन्ड. हमें ए और ए के बीच का बॉन्ड क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा. नाउ कितना ईजिली हमारा ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है उस पर डिपेंड करता है कि रेट ऑफ रिएक्शन फास्टर है या स्लोअर है. तो अगर आपके बॉन्ड्स ईजिली ब्रेक हो जाते हैं, बॉन्ड्स ईजिली ब्रेक हो गए, तो इन दैट केस रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास क्या होती है, फास्ट हो जाती है. एंड इसका वाइसा वर्सा, अगर आपके पास बॉन्ड ब्रेक करने में ज़्यादा एनर्जी लगती है तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास क्या होता है, कम हो जाता है. तो दीज आर द 4 फैक्टर्स विच कैन अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन. फर्स्ट वन वाज कॉन्सेंट्रेशन के साथ रेट ऑफ रिएक्शन इज इन डायरेक्ट रिलेशन. सेकेंड इज टेम्परेचर. So for every 10 degree Celsius rise in temperature, the rate of reaction increases by 2 or 3 times. Third one is catalyst. Catalysts are of 2 types, negative catalyst or positive catalyst. Negative catalyst will decrease the rate of reaction and positive catalyst will increase the rate of reaction. And last one था nature of reactant. तो कितना easily we can break the bond of reactant, that will determine the rate of reaction. अगर आप easily bond break कर सकते हो तो rate of reaction faster हो जाती है, और अगर bond break करने में बहुत difficulty हो रही है तो rate of reaction हमारी slow हो जाती है. The next topic is expressing rate of reaction. So during a chemical reaction we know that the concentration of reactant always decreases and the concentration of product increases. So for reactant we write the rate of disappearance, and for product we write rate of appearance. कितनी रेट से हमारा रिएक्टेंट डिसअपियर हो रहा है या कितनी रेट से हमारा जो प्रोडक्ट है वो अपीयर हो रहा है, इस फॉर्म में हमें ROR को क्या करना होता है, एक्सप्रेस करना होता है.
एंड ऑलवेज रिमेंबर फॉर रिएक्टेंट वी ऑलवेज पुट अ नेगेटिव साइन. नेगेटिव साइन से पता लगता है कि जो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है. नेगेटिव साइन क्यों आया होगा, हमारे पास ए से क्या बन रहा है, बी बन रहा है. एट टाइम t इक्वल टू 0, सपोज ए की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो C1 है एंड एट टाइम t इक्वल टू t, किसी पर्टिकुलर टाइम पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन C2 है. तो हमें पता है कि C2 क्या होगा, कम होगा, और C1 क्या होगा, बड़ा होगा. तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे फाइनल कॉन्सेंट्रेशन को इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से, तो आपका जो आंसर है वो क्या निकलेगा, नेगेटिव निकलेगा. इसलिए हमारे पास जो रिएक्टेंट की जो रेट ऑफ डिसअपियरेंसेस होती हैं वो नेगेटिव साइन के साथ इंडिकेट की जाती हैं. लाइकवाइज हम प्रोडक्ट के लिए किस साइन को यूज़ करेंगे, पॉजिटिव साइन को यूज़ करेंगे, क्योंकि इनिशियली जो प्रोडक्ट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन नहीं होगी और जो उसकी फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है वो ऑब्वियसली क्या होगी, ज़्यादा होगी. तो C1 यहाँ पर क्या होगा, ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू 0. दैट इज़ वाई वी यूज़ अ पॉजिटिव साइन फॉर प्रोडक्ट. सो हमें रिएक्टेंट शो करना है तो वी हैव टू यूज़ अ नेगेटिव साइन, और अगर आपको प्रोडक्ट शो करना है देन वी हैव टू यूज़ अ पॉजिटिव साइन. नेक्स्ट हमें क्या करना है, जो भी हमारे पास स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं उनको इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है. 2 हमारे पास हो जाएगा 1/2. नेक्स्ट है 3, तो 3 हो जाएगा हमारे पास 1/3. देन नेक्स्ट है 2, तो 2 हमारे पास क्या हो जाएगा 1/2. देन उसके आगे रिस्पेक्टिव उनकी कॉन्सेंट्रेशन का चेंज, ds/dt फॉर सल्फर, देन d O2/dt फॉर ऑक्सीजन, एंड फाइनली d SO3/dt. ये हो गया SO3 के लिए. तो इस तरीके से हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं. नाउ ऑलवेज रिमेंबर इन रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ सल्फर और O2 पर मोल इज ऑलवेज इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ SO3 पर मोल. जितनी रेट से हमारे पास रिएक्टेंट डिसअपीयर होता है उतनी ही सेम रेट से हमारे पास प्रोडक्ट क्या हो रहा होता है, अपीयर हो रहा होता है. दैट मीन्स ये सारी रेट आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं. अगेन रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ सल्फर और O2 पर मोल, कितनी रेट से हमारा रिएक्टेंट क्या हो रहा है, डिसअपीयर हो रहा है, दैट रेट विल ऑलवेज बी इक्वल टू कितनी रेट से हमारा प्रोडक्ट क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है. सिंपल सा लॉजिक है, जितना हमारा रिएक्टेंट क्या हो रहा है, स्पेंड हो रहा है, उतना ही हमारे पास क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है. तो जितनी रेट से हमारा रिएक्टेंट डिसअपीयर हो रहा है उतनी रेट से हमारे पास प्रोडक्ट क्या हो रहा है, अपीयर हो रहा है. तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ सल्फर हमारे पास क्या थी, हाफ ds/dt. ds/dt. दिस विल बी इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ O2 कितनी है, 1/3 dO2/dt. dO2/dt. देन रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ SO3 हमारे पास कितनी है, प्लस में हाफ d SO3/dt. SO3/dt. दैट इज हाउ वी एक्सप्रेस द रेट ऑफ रिएक्शन. नेक्स्ट टॉपिक है रेट लॉ. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेट लॉ? Now, rate of reaction is always directly proportional to product of active masses of reactant raised to some power, which can or cannot be stoichiometric coefficient. आराम से सुनना है. रेट ऑफ रिएक्शन जो हमारे पास होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एक्टिव मासेस के प्रोडक्ट के साथ. बट एक्टिव मास किसका लेना है आपको, रिएक्टेंट का लेना है. रेज टू सम पावर, कुछ पावर में आपको उसमें रेज करना है, बट वो जो पावर आप रेज कर रहे हो वो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स भी हो सकते हैं या वो नहीं भी हो सकते हैं. ये हमारे पास रेट लो है. तो फॉर एग्जांपल हमारे पास इक्वेशन अगेन 2s + 3O2 से मिल रहा है 2SO3. सो हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट. प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट. तो एक्टिव मास हमारे पास रिएक्टेंट का, पहला रिएक्टेंट कौन है, सल्फर, एंड सेकंड रिएक्टेंट हमारे पास कौन है, O2. तो इन दोनों के एक्टिव मासेस का प्रोडक्ट एंड रेज्ड टू सम पावर. कुछ पावर हम रेज कर रहे हैं. दिस रेज्ड पावर कैन और कैन नॉट बी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट. ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के इक्वल भी हो सकती है या नहीं भी हो सकती है. दैट वी हैव टू फाइंड एक्सपेरिमेंटली कि वो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट वाली फॉर्म आ रही है या नहीं आ रही है. ओके, एक्सपेरिमेंटली उसका वेरिफिकेशन होता है. Now to remove proportionality sign we have to use a constant and that constant is known as K. तो उसके आगे क्या हो जाएगा, concentration of S, that means active mass of S and active mass of O2 raised to some power that is A and B. K हमारे पास क्या होता है, K को हम लोग कहते हैं rate constant. Now what is rate constant? Rate constant is equal to rate of reaction
व्हेन द एक्टिव मासेज ऑफ रिएक्टेंट इज यूनिटी। दैट मीन्स जो हमारे पास रिएक्टेंट के एक्टिव मासेज हैं, एस का एक्टिव मास एंड ओ का एक्टिव मास, अगर आप 1 मोलर कर दो, इसका भी 1 मोलर है और इसका भी 1 मोलर है, तो इन दैट केस आर किसके इक्वल हो जाता है, के इक्वल हो जाता है, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट कहते हैं। नाउ सम ऑफ यू मे बी वंडरिंग व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्टिव मास। सो एक्टिव मास इज बेसिकली डिफाइंड इन 2 phases। फर्स्ट फेज हमारे पास होता है एक्वस फेज एंड सेकेंड फेज हमारे पास होता है गैसियस फेज। तो गैसियस फेज में एक्टिव मास डिफाइन होता है एंड एक्वस फेज में एक्टिव मास डिफाइन होता है। सो इन एक्वस फॉर्म वी टेक द मोलैरिटी एज एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। मोलैरिटी को हम लोग क्या लेके चलते हैं, एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। एंड इन गैसियस फेज वी यूज प्रेशर एज एक्टिव मास। प्रेशर को एक्टिव मास मान के चलते हैं। तो जब तक आपके पास गैसेस फॉर्म गिवन ना हो, वी विल ऑलवेज यूज मोलैरिटी एज अवर एक्टिव मास। So rate constant is basically equal to rate of reaction when the active masses of reactant is unity. तो ये है rate law and rate constant. Next we have order of reaction. तो what is the order of reaction? जो हमने rate law expression फॉर्म करी थी पीछे, उसमें जो हमारे पास पावर हमने रेज करी थी एक्टिव मासेस के साथ, उनको अगर आप क्या कर दो, सम कर दो, तो हमें रिएक्शन का क्या मिल जाता है, ऑर्डर मिल जाता है। दैट मीन्स अगर आपके पास क्या है 2s प्लस 3O2 है, जिसके रिजल्ट से क्या आ रहा है, 2SO3 आ रहा है। इसके जब रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखेंगे तो R किसके इक्वल हो जाएगा, K, एक्टिव मास ऑफ सल्फर रेज टू पावर A एंड एक्टिव मास ऑफ ऑक्सीजन रेज टू पावर B। तो हमारे पास जो ऑर्डर है वो बेसिकली क्या है, ऑर्डर इज द एडिशन ऑफ पावर A प्लस B। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज सम ऑफ पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो हमारे पास एक्टिव मासेस लिए थे हम लोगों ने, उनके ऊपर जो पावर रेज करी थी, उन पावर को ही आपने क्या कर देना है, सम कर देना है। तो रिजल्ट में आपको क्या मिलता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। नाउ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली एंड इट कैन बी 0, कैन बी फ्रैक्शनल और अ होल नंबर। याद रखना है कि डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ऑर्डर वर्सेज मॉलिक्युलैरिटी का एग्जाम में बहुत बार आता है। So order is basically sum of power of concentration of reactant in rate law expression, and order is determined experimentally and it can be 0, fractional or whole number. Next topic is molecularity of a reaction. So to understand molecularity of a reaction, we have to first understand the basic of a chemical reaction. Now in a chemical reaction, जो reactant के molecules होते हैं उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। First one is active molecule and second one is passive molecule. एक्टिव मॉलिक्यूल्स आर दोज मॉलिक्यूल्स विच कैन फॉर्म प्रोडक्ट। ये क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट बना सकते हैं, दे कैन फॉर्म प्रोडक्ट। एंड पैसिव मॉलिक्यूल्स आर दोज मॉलिक्यूल्स विच कैन नॉट फॉर्म प्रोडक्ट। दैट इज एक्टिव मॉलिक्यूल्स आर पार्टिसिपेटिंग इन अवर केमिकल रिएक्शन एंड पैसिव मॉलिक्यूल का कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता है। इनिशियली जो एक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं और जो पैसिव मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में क्या इस्टेब्लिश होता है, इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होता है। बट जैसे हम इसको हीट करना स्टार्ट करते हैं, एनर्जी देना स्टार्ट करते हैं, तो एक्टिव मॉलिक्यूल की काउंट इंक्रीज होती है और पैसिव मॉलिक्यूल की काउंट डिक्रीज होने लग जाती है। नाउ एक्टिव मॉलिक्यूल प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं, एक्टिव मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, आपस में कोलाइड करते हैं। दे स्टार्ट कोलाइडिंग विद ईच अदर एंड जो कोलिजन्स वो करते हैं वो भी 2 कैटेगरी के होते हैं। एक इफेक्टिव कोलिजन होता है और दूसरा हमारे पास नॉन इफेक्टिव कोलिजन होता है। इफेक्टिव कोलिजन एंड नॉन इफेक्टिव कोलिजन। सो इफेक्टिव कोलिजन से बेसिकली क्या होता है, प्रोडक्ट बनता है। तो इफेक्टिव कोलिजन करने वाले कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, वही हमारे पास क्या होते हैं, रिएक्शन की मॉलिक्युलैरिटी होती है। सो मॉलिक्युलैरिटी इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट कैन शो इफेक्टिव कोलिजन टू फॉर्म अ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट बनाने के लिए कितने हमारे पास मॉलिक्यूल इफेक्टिव कोलिजन कर रहे हैं, वही हमारे पास क्या होता है, रिएक्शन की मॉलिक्युलैरिटी होती है। ना मॉलिक्युलैरिटी को हम थ्योरेटिकली डिटरमाइन करते हैं। कभी भी ये 3 से ज़्यादा नहीं हो सकती है, ना कभी 0 होती है, ना कभी नेगेटिव होती है, और ना ही कभी फ्रैक्शनल हो सकती है, ना ही कभी ये फ्रैक्शनल होगी। सो ये हमारे पास टॉपिक रैप अप होता है मॉलिक्युलैरिटी का। नेक्स्ट है टाइप ऑफ रिएक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो पहला हमारे पास टाइप होता है 0 ऑर्डर रिएक्शन। 0 ऑर्डर रिएक्शन बेसिकली फोटोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं। इनके अंदर क्या होता है, जो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन होती है, रेट ऑफ रिएक्शन, उसका कोई भी रिलेशन नहीं होता है रिएक्टेंट के अमाउंट के साथ। दैट मीन्स जो रेट ऑफ रिएक्शन है
वो इंडिपेंडेंट होती है किसके साथ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के साथ। सो फॉर एग्जांपल हमारे पास सिल्वर क्लोराइड है AgCl, और ये जो ब्रेक होता है तो किसकी प्रेजेंस में ब्रेक होता है, सनलाइट की प्रेजेंस में ब्रेक होता है, एंड सिल्वर एंड क्लोरीन क्या कर लेता है, ये फॉर्म कर लेता है। तो इस रिएक्शन में बेसिकली क्या होगा कि जो रेट है रिएक्शन वो किस पे डिपेंडेंट है, कितना अमाउंट या कितनी इंटेंसिटी हमारे पास सनलाइट की है। ठीक है, अगर सनलाइट नहीं होगी तो रिएक्शन होगा ही नहीं, तो नो मैटर व्हाट कितने भी आपके पास रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल हों उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट अगर आपके पास सनलाइट है तो सनलाइट की इंटेंसिटी, उसका अमाउंट, उसकी फ्रिक्वेंसी, उसकी एनर्जी ही डिटरमाइन करेगी कि आपके पास प्रोडक्ट जो है वो कितना फॉर्म होगा। तो अगर रेट ऑफ रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंडेंट नहीं होती है तो उस टाइप के रिएक्शन को जीरो ऑर्डर रिएक्शन की कैटेगरी में डाला जाता है। नाउ इसके लिए हमें बनानी है एक इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो हमारे पास कोई रिएक्टेंट है P जो किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो टाइम t इक्वल टू 0 पर जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है तो जो हमारे पास रिएक्टेंट है उसका अमाउंट कितना है, A0 है, तो प्रोडक्ट उस टाइम कितना होगा, 0 होगा। और एक पर्टिकुलर टाइम पर जब हमने चेक किया कि P की कॉन्सेंट्रेशन कितनी बची है तो वो हमारे पास आ गई 80 और प्रोडक्ट कुछ ना कुछ हमारे पास फॉर्म हो गया होगा। अगर इसके लिए हम लोग रेट एक्सप्रेशन लिखें, रेट एक्सप्रेशन, तो वो किसके इक्वल हो जाएगी, माइनस dAT/dt के इक्वल हो जाएगी। ये बनेगी इक्वेशन नंबर 1। और अगर इसके लिए हम रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखें, रेट लॉ एक्सप्रेशन, एंड रेट लॉ एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग हमें क्या मिलेगा, ये किसके इक्वल हो जाएगा, K/0। तो R किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर K के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि AT/0 है तो 1 हो गया, तो R किसके इक्वल हो जाएगा, K के इक्वल हो जाएगा। और ये हो जाएगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। नाउ फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 हमें क्या मिल जाएगा, माइनस dAT/dt किसके इक्वल आ जाएगा, K के इक्वल आ जाएगा। नाउ ये इस फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकता है, dAT इज इक्वल टू माइनस KdT। नाउ इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, तो इंटीग्रेट करने पर जो हमें फाइनल रिजल्ट मिलेंगे वो हमारे पास आ जाएंगे कि AT किसके इक्वल हो जाएगा, AT विल बी इक्वल टू माइनस KT प्लस C। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3। यह है इक्वेशन नंबर 3। नाउ एट टाइम t इक्वल टू 0, एट टाइम t इक्वल टू 0 टाइम फ्रेम पर जो AT है वो किसके इक्वल होगा, A0 के इक्वल होगा। जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ तो हमारे पास AT क्या हो जाएगा, A0 के इक्वल हो जाएगा। इस वैल्यू को अगर हम लोग इक्वेशन नंबर 3 में प्लेस करें तो हमारे पास जो AT है वो AT किसके इक्वल हो गया है, A0 के इक्वल हो गया है। टाइम 0 था तो K की कोई वैल्यू नहीं बची, तो ये A0 किसके इक्वल आ गया है, C के इक्वल आ गया है। नाउ इस A0 इक्वल टू C को हम लोग कौन सी इक्वेशन में पुटअप करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में डालेंगे। ये मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। सो प्लेस वैल्यू ऑफ A0 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में इसकी वैल्यू डालनी है, तो हमें फाइनली क्या मिलेगा, इक्वेशन 3 में जब वैल्यू डालेंगे तो AT किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस KT प्लस में A0 के इक्वल हो जाएगा। देन हम लोग KT एक तरफ कर देते हैं, ये किसके इक्वल हो जाएगा, A0 माइनस AT के इक्वल हो जाएगा। देन K को यहीं रखें तो A0 माइनस AT अपॉन T, ये हमारे पास बनेगा फाइनल फॉर्मूला। ये हमारा फाइनल फॉर्मूला है जो हमें यूज़ करना है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का K निकालने के लिए। तो K किसके इक्वल है, A0 माइनस AT अपॉन T। नेक्स्ट टॉपिक है हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ बेसिकली क्या होती है, ये वो टाइम पीरियड होता है जिसमें रिएक्शन आपका हाफ कंप्लीट हो जाता है, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं ये वो टाइम फ्रेम होता है जिसमें हमारे पास जो रिएक्टेंट है वो अपनी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का आधा हो चुका होता है। वो हमारे पास क्या होता है, हाफ लाइफ का कॉन्सेप्ट होता है। तो जो टाइम हमें लेना है वो टाइम t हाफ लेना है, मतलब 50% लेना है, या टाइम आपको t हाफ लेना है। और जो हमारे पास फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है वो बेसिकली क्या हो चुकी है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का हाफ हो चुकी है। तो जो रेट वाला फॉर्मूला था इसमें इस वैल्यू को प्लेस करेंगे तो K किसके इक्वल हो जाएगा, A0 माइनस AT होता है तो AT के प्लेस पे कितना आ जाएगा, A0 अपॉन 2, और टाइम हमारे पास कितना आ जाएगा, t हाफ आ जाएगा। तो यहाँ से t हाफ हमें कितना मिल जाएगा,
हाफ लाइफ मिल जाएगी A0/2K। ये हमारे पास हो गया नेक्स्ट फॉर्मूला हाफ लाइफ निकालने का, जब जीरो ऑर्डर रिएक्शन हमें गिवन होता है। नेक्स्ट हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में बेसिकली क्या होता है कि जो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो किस पे डिपेंडेंट होती है, ऑन फर्स्ट पावर ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की फर्स्ट पावर पे क्या होती है, डिपेंडेंट होती है। डेट मीन्स अगर हम ऐसे लिखें कि R किसके इक्वल है K और रिएक्टेंट हमारा हो गया A, तो A की पावर कितनी होगी हमारे पास 1। तो फर्स्ट पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर क्या होता है, आपका रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है। अब इसके लिए हमें फॉर्मूला डिराइव करना है। तो अगेन हमारे पास कोई एक रिएक्टेंट है P, और P से हम लोग क्या बना रहे हैं, कोई प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं। सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, टाइम t इक्वल टू 0 पर ये कितना हो जाएगा A0, तो प्रोडक्ट कितना होगा 0, एंड टाइम t इक्वल टू t पर ये कितना हो जाएगा AT हो जाएगा। फिर से रेट एक्सप्रेशन लिखेंगे और रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो जो रेट एक्सप्रेशन हमारे पास आएगी वो कितनी हो जाएगी, माइनस dAT/dt हो जाएगी। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। देन रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन किसके इक्वल हो जाएगी, KAT की पावर 1, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की आपके पास 1 है। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। सो फ्रॉम 1 एंड 2 हमें क्या मिल जाएगा, माइनस dAT/dt किसके इक्वल हो जाएगा, KAT के इक्वल हो जाएगा। नाउ AT हम एक साथ कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस dAT/AT किसके इक्वल हो जाएगा, KDT के इक्वल हो जाएगा। फिर नेगेटिव साइन हम KDT की साइड पे लगा देंगे और उसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेट करने पर dAT/AT किसके इक्वल है, माइनस KDT, और इसका हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो इसका जो रिजल्ट है हमें वो क्या मिलेगा, ln AT इज इक्वल टू माइनस KT प्लस C। ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 3। नाउ फिर से वही करना है, टाइम t इक्वल टू 0। तो एट टाइम t इक्वल टू 0 जो AT है हमारे पास वो किसके इक्वल हो जाएगा, A0 के इक्वल हो जाएगा। तो हमारे पास जो C है वो किसके इक्वल आ जाएगा, ln A0 के इक्वल आ जाएगा। ये कैसे आया हमें बहुत इजीली पता होना चाहिए। टाइम के प्लेस पे 0 प्लेस कर दिया तो KT आपका पूरा सॉल्व हो गया। AT हमारा कितना था, A0 के इक्वल था, तो C किसके इक्वल हो जाएगा, ln A0 के इक्वल हो जाएगा। नाउ हमें क्या मिल जाएगा, जो ln AT है वो किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस KT प्लस C था, और C के प्लेस पे हमने कितना सॉल्व कर लिया है, ln A0 सॉल्व कर लिया है। KT हम एक साथ कर देंगे तो KT किसके इक्वल हो जाएगा, ln A0 माइनस में ln AT के इक्वल हो जाएगा। देन KT किसके इक्वल आ जाएगा, KT विल बी इक्वल टू ln A0 अपॉन में ln AT के इक्वल आ जाएगा। नाउ टाइम को इधर ले जाएं तो K किसके इक्वल हो जाएगा, 1/T ln A0 अपॉन में ln AT के इक्वल हो जाएगा। देन ln हटाने के लिए हम लॉग ले लेंगे तो K किसके इक्वल हो जाएगा, K विल बी इक्वल टू 2.303 अपॉन में T log A0 अपॉन AT। ये हमारे पास फाइनल फॉर्मूला है, A0 अपॉन AT। तो ये फॉर्मूला है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। अगर आपको रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करना हो तो हम इस फॉर्मूले में वैल्यू डालेंगे। और उसकी हाफ लाइफ की एक्सप्रेशन हमें बनानी हो, हाफ लाइफ का फॉर्मूला बनाना हो, तो उसके लिए क्या करना है, जो हमारे पास रिएक्टेंट था वो किस में कन्वर्ट हो रहा था, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा था। तो अगेन सेम वही करना है। टाइम t इक्वल टू 0 पर अगर इसका अमाउंट A0 है तो इसका अमाउंट 0 होगा प्रोडक्ट का, एंड टाइम t इक्वल टू t पर ये अपनी ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन का क्या हो चुका है, हाफ हो चुका है। जिसको हम 80 लिख रहे थे ना, ये हमारा 80 होता था, तो 80 बेसिकली क्या है, ये अपनी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का एग्जैक्टली हाफ हो चुका है। तो k किसके इक्वल हो जाएगा, 1/T हाफ, क्योंकि हम T हाफ के लिए सॉल्व कर रहे हैं। देन वी हैव ln
ए नॉट अपॉन में क्या था, ए नॉट अपॉन 2 था। तो ए नॉट से ए नॉट हमारा सॉल्व हो जाएगा। टी हाफ किसके इक्वल हो जाएगा, टी हाफ विल बी इक्वल टू ln2 अपॉन में के। देन ln2 सॉल्व करते तो कितना आंसर आता है हमारे पास, 0.693 अपॉन के। तो ये हमारे पास हाफ लाइफ कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। नाउ एक बार हम सब कुछ समराइज कर लेते हैं, उसके बाद हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो अगर हमें इक्वेशन दे रखी है 2a + 3b से हमें मिलता है 2c, तो a के लिए अगर हमें रेट ऑफ डिसअपीयरेंस बतानी है तो वो किसके इक्वल हो जाएगी, -1/2 dA/dt। लाइकवाइज अगर आपको b के लिए रेट ऑफ डिसअपीयरेंस बतानी है तो वो हो जाएगी -1/3 dB/dt। एंड अगर हमें c के लिए अपीयरेंस की रेट बतानी है तो वो हो जाएगी +1/2 dC/dt। इस रिएक्शन के लिए अगर रेट लॉ लिखना हो तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, k, a की पावर x एंड b की पावर y। और जहाँ पे x और y को अगर हम सम कर दें, इनको ऐड कर दें, तो हमें क्या मिलता है, रिएक्शन का ऑर्डर मिल जाता है। तो अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है तो हमारे पास जो यूनिट होती है वो होती है मोल पर लीटर पर सेकेंड, या उसको मोलर पर सेकेंड भी कहते हैं। और अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो यूनिट हमारे पास क्या होती है, सिंपली पर सेकेंड होती है। नेक्स्ट है, अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन आपको गिवन हो और उसके लिए आपको k की वैल्यू बतानी हो तो फॉर्मूला होता था a0 - AT/T, एंड उसकी हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है a0/2k। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए बेसिकली क्या होता है, k किसके इक्वल होता है 2.303/T log a0/AT, जहाँ पे a0 हमारे पास क्या होती है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होती है, और AT हमारे पास फाइनल कॉन्सेंट्रेशन होती है। और t हाफ मतलब हाफ लाइफ का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है 0.693/k। फर्स्ट क्वेश्चन है, अमोनिया को हमने डिकम्पोज किया है, नाइट्रोजन गैस एंड हाइड्रोजन गैस फॉर्म हुई है, रेट कह रहा है कि k के इक्वल है। हमें फाइंड आउट करना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है एंड मॉलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या है, साथ में बताना है यूनिट ऑफ k क्या है। ये क्वेश्चन CBSE 2016 का क्वेश्चन है। तो हमें बेसिकली क्या दे रखा है कि जो रेट है वो किसके इक्वल है, k के इक्वल है। डेट मीन्स हमारे पास जो रेट है वो k के इक्वल आ रहा है, तो वो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंडेंट नहीं है। तो उस टाइप का जो रिएक्शन हमारे पास होता था वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है। तो रिएक्शन कौन सा हो गया, रिएक्शन इज ऑफ जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर रिएक्शन हमारे पास आ गया। अब हमें मॉलिकुलरिटी बतानी है। तो मॉलिकुलरिटी बेसिकली क्या होती है, कितने मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करके क्या फॉर्म कर रहे हैं, प्रोडक्ट को फॉर्म कर रहे हैं। तो मॉलिकुलरिटी हमारे पास कितनी हो जाएगी, हमें दिख रहा है यहाँ क्लियरली 2 मॉलिक्यूल हैं, तो मॉलिकुलरिटी हमारे पास कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। नाउ यूनिट ऑफ k बतानी है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो k की यूनिट होती है वो हमारे पास क्या होती है, मोलर पर सेकेंड। ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। रेट जो है k के इक्वल दे रखा था, यहीं से सारा आइडेंटिफिकेशन हुआ कि हमारे पास जो रिएक्शन है वो किस नेचर का है, जीरो ऑर्डर है। देन जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो k है उसकी यूनिट क्या होती है, मोलर पर सेकेंड। एंड मॉलिकुलरिटी हमें कितने मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं क्वेश्चन में साफ साफ क्लियरली दिख रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल हैं, तो इसलिए रिएक्शन की मॉलिकुलरिटी हमारे पास कितनी है, 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो हमारे पास रिएक्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर है किसके रिस्पेक्ट में, रिएक्टेंट A के रिस्पेक्ट में, और रिएक्शन जो है सेकंड ऑर्डर है किसके रिस्पेक्ट में, रिएक्टेंट B के रिस्पेक्ट में। तो कह रहे हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन किस तरीके से अफेक्ट होगी अगर हम क्या करते हैं, B की कॉन्सेंट्रेशन को 3 टाइम्स कर देते हैं, एंड A और B दोनों की कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं। ये क्वेश्चन दिल्ली 2010 का क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो सॉल्व कैसे करना है हमें, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रेट के लिए एक एक्सप्रेशन लिखनी है। तो R किसके इक्वल हो जाता है, K, A एंड B। यही हमारे 2 रिएक्टेंट गिवन है, A और B। अब उसने बोला कि जो रिएक्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर है A के रिस्पेक्ट में, मतलब A की पावर कितनी है 1, और रिएक्शन जो है वो सेकेंड ऑर्डर है किसके रिस्पेक्ट में, B के रिस्पेक्ट में, मतलब B की पावर हमारे पास कितनी है 2 है। देन जो चेंजेस उसने बोले वो चेंजेस हम लोग करते हैं। उसने बोला कि जो B की कॉन्सेंट्रेशन है वो हमने कितने टाइम्स कर दिए, 3 टाइम्स कर दिए है, मतलब B की कॉन्सेंट्रेशन कितने टाइम्स हो चुकी है, 3 टाइम्स हो चुकी है। तो अब जो हमें न्यू R मिलेगा, R डैश, वो किसके इक्वल हो जाएगा, K। A में तो कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं तो A की पावर 1 रहेगी, बट B में चेंजेस हो गए हैं। B कितना हो गया आपका 3B, और इसकी पावर कितनी है हमारे पास 2। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 को हम फ्रंट में लिख सकते हैं, 9K, A की पावर 1 एंड B की पावर 2। ये बनेगी इक्वेशन नंबर 1, ये बनेगी इक्वेशन नंबर 2।
हम फर्स्ट इक्वेशन को किससे डिवाइड कर देंगे, सेकंड इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे। तो हमें क्या मिलेगा, r के डिवाइड में क्या चला जाएगा, r डैश, दिस विल बी इक्वल टू r की वैल्यू क्या थी k, a की पावर 1 एंड b की पावर 2 डिवाइड बाय r डैश कितना है 9k, a की पावर 1 एंड b की पावर 2। कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्लियरली दिख रहा है, k से k सॉल्व हो जाएगा, a से a सॉल्व हो जाएगा, b से b सॉल्व हो जाएगा। तो r अपॉन r डैश किसके इक्वल आ जाएगा, 1/9 के इक्वल आएगा। तो r डैश कितना हो जाएगा, 9 टाइम्स ऑफ r हो जाएगा। बी पार्ट में उसने बोला है कि a की कॉन्सेंट्रेशन और b की कॉन्सेंट्रेशन दोनों को डबल कर दिया है, मतलब जो a की कॉन्सेंट्रेशन है वो 2 टाइम्स हो चुकी है और जो b की कॉन्सेंट्रेशन है वो भी हमारे पास 2 टाइम्स हो चुकी है। तो इसके लिए हमारे पास r की एक्सप्रेशन क्या बन जाएगी, r डैश किसके इक्वल हो जाएगा, k 2a की पावर 1 एंड 2b की पावर कितनी हो जाएगी हमारे पास 2। तो ये सॉल्व होके कितना बन जाएगा, 8k a की पावर 1 एंड b की पावर कितनी हो जाएगी 2। इसको बनाएंगे इक्वेशन नंबर 3। अब हम फिर से क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन का डिवाइड कर देंगे थर्ड इक्वेशन के साथ। तो हमें क्या मिलेगा, r के अपॉन में r डैश, तो r की वैल्यू कितनी है k, a की पावर 1 एंड b की पावर कितनी है हमारे पास 2 डिवाइड बाय 8k, a की पावर कितनी है 1 एंड b की पावर हमारे पास कितनी है 2। नाउ अगेन हमारे पास जो k है, k से k चला जाएगा, a b से a b सॉल्व हो जाएगा, कितना बनेगा 1/8। तो हमारे पास जो r अपॉन r डैश है वो हो जाएगा 1/8, मतलब r डैश कितना आ जाएगा, 8 टाइम्स ऑफ r आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, अमोनिया डिकम्पोज हो रहा है प्लेटिनम की सरफेस पे और जो रिएक्शन का ऑर्डर है वो 0 ऑर्डर है। हमसे कह रहा है रेट ऑफ प्रोडक्शन आपको बतानी है N2 की एंड H2 की। अगर रेट कांस्टेंट कितना है 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड, मतलब आपको K दे रखा है, रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो आपको मेंशन कर रखा है और हमें बताना है रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 एंड H2, मतलब रेट ऑफ अपीयरेंस बतानी है N2 और H2 की। तो रिएक्शन में सबसे पहले हम लोग इक्वेशन मेंशन करते हैं कि इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी, 2NH3 जब डिकम्पोज हो रहा है प्लेटिनम सरफेस पे तो क्या फॉर्म कर रहा है, N2 प्लस 3H2 फॉर्म कर रहा है। नाउ हमें पता है कि जो रेट एक्सप्रेशन होती है उसके अकॉर्डिंग हम कैसे लिखते हैं, -1/2 dNH3/dt, dNH3/dt ये किसके इक्वल होगा, dN2/dt के इक्वल होगा और ये किसके इक्वल होगा, +1/3 dH2/dt के इक्वल होगा। ये हम कैसे लिखते हैं, हमने ऑलरेडी कवर अप कर रखा है। नाउ जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होता है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो K के इक्वल होती है। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो रेट होती है वो किसके इक्वल होती है, K के इक्वल होती है। तो इसका मतलब हम अब इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो dN2/dt किसके इक्वल होगा, रेट के इक्वल होगा और रेट किसके इक्वल है, K के इक्वल है। तो K की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2.5 इंटू 10⁻⁴ मोलर पर सेकेंड। तो ये हो गया रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन। वैसे आपको निकालना है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन, तो ये कितना हो जाएगा, +1/3 dH2/dt ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2.5 इंटू 10⁻⁴ मोलर पर सेकेंड के। तो 3 यहाँ डिवाइड में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो dH2/dt कितना आ जाएगा, dH2/dt ये हमारे पास आ जाएगा 7.5 इंटू 10⁻⁴ मोलर पर सेकेंड। बहुत इजी क्वेश्चन था, आपको बोला जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट होती है वो K के इक्वल हो जाती है। ये जो एक्सप्रेशन हम लिख रहे हैं, जो रेट एक्सप्रेशन है वो बेसिकली रेट ही बता रही हैं। तो रेट किसके इक्वल था, K के इक्वल था, इसलिए हमने इन वैल्यूज़ को किसके इक्वल प्लेस किया है, K के इक्वल में प्लेस किया है एंड सॉल्व किया है। ये क्वेश्चन दिल्ली में एंड ऑल इंडिया में 2008 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिल्ली 2012 में आया था। क्वेश्चन है कि NO+Cl2 से क्या मिलता है, NOCl मिलता है। एक्सपेरिमेंटेशंस कर रखे हैं 4, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशंस बता रखी हैं NO की, Cl2 की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशंस मेंशन कर रखी हैं।
एंड इनिशियल रेट ऑफ डिसअपीयरेंस बता रखी है Cl2 की मोलर पर मिनट में, और जिसमें एक डाटा हमारे पास क्या है, मिस है। तो हमसे कह रहे हैं कि इसके लिए रेट लो एक्सप्रेशन लिखो, रेट कांस्टेंट बताओ कितना होगा, उसकी यूनिट बताओ, एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस जो हमारी फोर्थ स्टेप में मिस है वो हमें क्या करनी है, कंप्लीट करनी है, इसको बतानी है। तो इन टाइप के क्वेश्चंस के लिए बेसिकली करना क्या है, पहले हमें रेट की एक्सप्रेशन लिखनी है। जो हमारे पास रिएक्टेंट है NO और Cl2, उनकी पावर हम लोग A एंड B बना देंगे। देन हम A एंड B के लिए सॉल्व करेंगे, एक्सपेरिमेंट वो वाले पिकअप करेंगे जहाँ पे हमारे पास दो वैल्यूज़ क्या होती हैं, आइडेंटिकल होती हैं। दो वैल्यूज़ आइडेंटिकल होंगी, वो वाले एक्सपेरिमेंटल डेटा हम लोग पिक करेंगे और वहाँ से हम लोग सॉल्व करके A एंड B कैलकुलेट करेंगे। जब A और B हमें मिल जाएगा देन हम लोग रेट की एक्सप्रेशन लिख पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं, A और B को फाइंड आउट करते हैं। तो सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले रेट के लिए एक्सप्रेशन लिखनी है। तो R किसके इक्वल हो जाएगा, K NO एंड Cl2, NO एंड Cl2। अब इनकी पावर बेसिकली हम लोग क्या लेके चलेंगे, A और B लेके चलेंगे। जब ये A और B हमें पता लगेगा तभी हम लोग रेट के लिए एक्सप्रेशन लिख पाएंगे। तो हम ऐसे एक्सपेरिमेंटल डेटा पिकअप करेंगे जहाँ पे NO की दो वैल्यूज़ क्या हो, आइडेंटिकल हो। फिर उसके बाद हम वो एक्सपेरिमेंटल डेटा पिकअप करेंगे जहाँ पे Cl2 के लिए दो वैल्यूज़ क्या हो, आइडेंटिकल हो। तो अगर हम एक्सपेरिमेंट 1 देखें तो उसके लिए R1 कितना हो जाएगा, K NO की जो कॉन्सेंट्रेशन है फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में 0.15 है, इसकी पावर A, एंड जो Cl2 है उसकी कॉन्सेंट्रेशन भी कितनी है, 0.15, और उसकी पावर कितनी है, B। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1। देन अगर हम सेकंड एक्सपेरिमेंट देखें R2, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, K NO की कॉन्सेंट्रेशन अभी भी 0.15 है, 0.15 A, बट जो Cl2 है उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, अब 0.30 है, इसकी पावर B। ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2। फिर हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन का डिवाइड कर देंगे सेकेंड इक्वेशन के साथ। तो R1 अपॉन R2 किसके इक्वल हो जाएगा, K 0.15 की पावर A 0.15 की पावर B डिवाइडेड बाय K 0.15 की पावर A एंड 0.30 की पावर B। अब क्लियरली हमें दिख रहा है ये दोनों वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। R1 और R2 की वैल्यूज़ हमें गिवन है, जो इनिशियल रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ Cl2 दे रखी है वो हमारे पास R1 एंड R2 की वैल्यूज़ हैं। तो R1 हमारे पास कितना है, 0.60, और R2 हमारे पास कितना है, 1.20। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये बेसिकली कितना बन जाएगा, हाफ आ जाएगा। और यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करो तो इधर भी कितना आ जाएगा, हाफ आ जाएगा। तो बेसिकली हमें क्या मिल रहा है, हाफ की पावर क्या होगी हमारे पास B, और इसकी पावर कितनी होगी हमारे पास 1/2। रेसिप्रोकल कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, रेसिप्रोकल करके 2 की पावर B किसके इक्वल हो जाएगी, 2 की पावर 1 के इक्वल हो जाएगी। तो इसका मीनिंग क्या है कि जो B है उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1 है। तो ऐसे हम लोगों ने B की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। तो जिस मेथड से हमने B के लिए सॉल्व किया है वैसे हम लोग A के लिए सॉल्व कर लेंगे। तो अब वो डेटा उठाएंगे जहाँ पे Cl2 की दो वैल्यूज़ क्या हो, आइडेंटिकल हो। नाउ R1 के लिए जो हमारे पास वैल्यू थी वो किसके इक्वल था, K NO की जो कॉन्सेंट्रेशन थी 0.15 थी की पावर A, एंड जो Cl2 था उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी, 0.15 की पावर B। अगर हम थर्ड एक्सपेरिमेंट देखें उसके लिए R3 लिखें तो R3 किसके इक्वल हो जाएगा, K, और थर्ड एक्सपेरिमेंट में जो हमारे पास वैल्यू है NO की वो 0.30 है, तो 0.30 की पावर A, और हमारे पास जो Cl2 है उसकी वैल्यू कितनी है, 0.15 की पावर B। अगर हम अगेन दोनों को डिवाइड कर दें, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4, तो अगर हम दोनों इक्वेशंस को आपस में डिवाइड कर दें 3 डिवाइड बाय 4, तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, R1 अपॉन R3 किसके इक्वल हो जाएगा, K 0.15 की पावर A 0.15 की पावर B डिवाइडेड बाय K 0.30 की पावर A एंड 0.15 की पावर B। अब हमारे पास क्या सॉल्व हो जाएगा, K से K सॉल्व हो जाएगा, 0.15 से 0.15 सॉल्व हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, 15 1 एंड 15 2। R1 और R3 की वैल्यूज़ हमें गिवन है, कितनी है, R1 हमारे पास है 0.60 और R3 हमारे पास है 2.40। ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1/2 के इक्वल आ जाएगा। 1/2 की पावर कितनी है हमारे पास A।
तो 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, तो 1/4 किसके इक्वल हो गया, 1/2 की पावर a। तो 1/4 को हम लिख सकते हैं 1/2 की पावर 2 इज इक्वल टू में 1/2 की पावर a। तो कंपेयर कर लेंगे दोनों तरफ, तो हमें क्या मिलेगा, a की वैल्यू कितनी आएगी सॉल्व करके, 2 आ जाएगी। तो b के लिए सॉल्व होके आया 1 और a के लिए सॉल्व होके कितना है हमारे पास 2 आया है। नाउ हम लोग रेट लॉ लिख सकते हैं। तो रेट बेसिकली किसके इक्वल हो जाएगी, जो रेट लॉ है वो इक्वल हो जाएगा के एन ओ की पावर a थी और a की वैल्यू कितनी है 2, देन CL2 की पावर b थी, इसकी वैल्यू कितनी निकली है 1। ये हो गया मेरे पास रेट लॉ एक्सप्रेशन। सेकंड में पूछ रहा था कि बताओ k की वैल्यू क्या होगी, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है। सेकंड पार्ट में कह रहा था बताओ k की वैल्यू क्या होगी। तो हमारे पास जो रेट है वो किसके इक्वल है, k NO की पावर 2 एंड CL2 की पावर 1। तो k किसके इक्वल हो जाएगा, R डिवाइडेड बाय NO की पावर 2 एंड CL2 की पावर 1। सॉल्व करने के लिए आपके पास जो एक्सपेरिमेंटल डेटा है उसमें से किसी भी स्टेप का, दैट मीन्स किसी भी एक्सपेरिमेंट का आप यहाँ पे डेटा प्लग कर सकते हो। तो अगर हम फर्स्ट वाले का डेटा उठाएं तो k किसके इक्वल हो जाएगा, R, और R हमारे पास कितना था 0.60 था। NO की जो कॉन्सेंट्रेशन थी वो हमारे पास से 0.15 की पावर कितनी होगी 2, एंड CL2 की जो कॉन्सेंट्रेशन थी वो भी 0.15 थी बट उसकी पावर कितनी है 1। इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो जो हमारा आंसर है वो आएगा 177.5। यूनिट कैसे बनाई होगी, k किसके इक्वल था, ऊपर हमारे पास रेट था, तो रेट हमारे पास क्या था, मोलर पर मिनट, मतलब कितना हो गया मोल पर लीटर पर मिनट, डिवाइड बाय 0.15 किस में था, मोल पर लीटर में था। मोल पर लीटर का आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है, और अगेन नेक्स्ट वाला भी किस में था, मोल पर लीटर में था। तो एक मोल पर लीटर से एक मोल पर लीटर सॉल्व हो जाएगा। इसको अगर आप कैलकुलेट करो तो ये बेसिकली क्या बनेगा, मोल का स्क्वायर हो जाएगा, मोल स्क्वायर और पर लीटर स्क्वायर। इसको अगर ऊपर ले जाओ तो हमारे पास ये यूनिट बन जाएगी। तो यूनिट आपको खुद चूज़ करनी है। ये एक थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हो चुका है तो उसकी यूनिट हमें नहीं पता होती है, तो आपको कैलकुलेट करके उसकी यूनिट बनानी पड़ेगी। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखते हैं जिसमें हमें बेसिकली हाफ लाइफ कैलकुलेट करनी होती है या फिर हाफ लाइफ से लिंक क्वेश्चंस होते हैं, एंड हमें के निकालना होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाफ लाइफ दे रहा है, एक रिएक्शन की x होती है तो उसकी 3/4 लाइफ y है, तो रिलेशन बताना है x और y के बीच में। ये क्वेश्चन दिल्ली 2013 में आया था। इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के दो तरीके होते हैं, हम सिंपल मेथड से करेंगे और ऐसा कोई भी क्वेश्चन पूछा हो तो आपको उसी मेथड से सॉल्व करना है जो मेथड हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो सॉल्यूशन क्या है इसका, तो सॉल्व कैसे करना है, बेसिकली अगर हम A0 को 100 लेके चलते हैं, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 100 है, तो हाफ लाइफ के लिए जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है वो कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी। हाफ लाइफ मतलब रिएक्टेंट आपका हाफ क्या हो चुका है, कन्वर्ट हो चुका है प्रोडक्ट के अंदर, या उसकी कॉन्सेंट्रेशन अपनी इनिशियल की क्या हो चुकी है, हाफ हो चुकी है। ठीक है, तो जब भी हाफ लाइफ बोला हो हमेशा जो A0 है वो 100 रखना है, AT हमें कितना रखना है, 50 रखना है। और ये हम किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं, पहले हम हाफ लाइफ के लिए सॉल्व कर रहे हैं, T हाफ के लिए। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, T हाफ किसके इक्वल हो जाएगा, 2.303 अपॉन में K लॉग A0 अपॉन AT फॉर्मूला होगा, A0 अपॉन AT हमारे पास फॉर्मूला होगा। वैल्यू प्लग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2.303 अपॉन में K एंड लॉग A0 हमारे पास कितना हो गया 100 और AT हमारे पास कितना हो गया 50। तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 51 जा 52 जा, तो यहाँ पर आ गया log 2। तो हमें जो आंसर मिलेगा वो कितना हो जाएगा, 2.303 अपॉन में K एंड log 2 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, 0.3010 होती है। ये हमारे पास हो गया हाफ लाइफ के लिए सॉल्यूशन। अब उसने बोला कि 3/4 लाइफ कंप्लीट हो गई है। 3/4 लाइफ कंप्लीट हो गया मतलब हमें 75% लाइफ अपनी वो कंप्लीट कर चुका है। तो आपको T 75% दे रखा है, तो यहाँ पे T 75% के लिए आप सॉल्व करोगे। तो T 75% के लिए अगर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो A0 हमारे पास कितना हो जाएगा, अगेन 100 हो जाएगा, बट अब AT कितना हो जाएगा हमारे पास, 75% रिएक्शन कंप्लीट हो गया है। तो रिएक्टेंट जो है हमारा वो 75% कंप्लीट हो चुका है किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर। तो कितना रिमेनिंग होगा,
25% रिमेनिंग है, तो 25 80 का अमाउंट है। नाउ अगेन टी 75% किसके इक्वल हो जाएगा, 2.303 अपॉन में के, देन लॉग ए नॉट बाय 80। सेम उसी मेथड से सॉल्व कर रहे हैं इसको भी, ए नॉट अपॉन 80। वैल्यूज प्लेस कर देंगे, तो 2.303 अपॉन में के लॉग 100 अपॉन 25 को जब 100 से सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 4। तो हमें बेसिकली क्या मिल चुका है, 2.303 अपॉन में के एंड लॉग 4 हमारे पास होता है 0.6020। ये बनेगी इक्वेशन नंबर 2 और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। फाइनल आंसर के लिए इन दोनों इक्वेशंस को आपने क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो फर्स्ट इक्वेशन का डिवाइड कर रहे हैं सेकेंड इक्वेशन के साथ। तो बेसिकली रिजल्ट क्या आएगा, टी 50% अपॉन में टी 75%, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2.303 अपॉन में के मल्टीप्लाई बाय 0.3010 एंड 75% के लिए वैल्यू कितनी है, 2.303 इंटू में 0.6020 और ऊपर हमारे पास आ जाएगा के। नाउ हमारे पास जो चीज़ कैंसिल हो रही है उसको हम कैंसिल कर देंगे, तो 3 1 ज़ा एंड 3 2 ज़ा। तो क्या है फाइनली हमारे पास, टी 50% अपॉन में टी 75% इज इक्वल टू 1/2। तो टी 75% कितना हो जाएगा, ये हाफ लाइफ का 2 टाइम्स हो जाएगा। तो टी 50% मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू टी 75%। ऐसे हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। बस हमें देख लेना है, अगर वो हाफ लाइफ बोल रहा है तो मतलब 50% के बारे में बात कर रहा है, 3/4 लाइफ बोल रहा है तो 75% के बारे में बात कर रहा है। जो भी हमारे पास परसेंटेज गिवन होती है उतना ही अमाउंट हमारे रिएक्टेंट का क्या हो चुका होता है, कन्वर्ट हो चुका होता है प्रोडक्ट के अंदर। तो अगर 50% हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो गया है तो जो हमारा 80 है कितना बचा होगा, हमारे पास रिएक्टेंट 50% बचा होगा। और अगर 75% कंप्लीट हो चुका है तो रिएक्टेंट हमारा कितना बचा होगा, 25 बचा होगा। इसलिए हमने 80 के प्लेस पे 50 एंड 25 प्लेस किया था रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, H2O2 डिकम्पोज होकर H2O + O2 में गया है। रिएक्शन जो है फर्स्ट ऑर्डर का है, के की वैल्यू भी हमें गिवन है। हमें कैलकुलेट क्या करना है कि हाउ लॉन्ग, मतलब टाइम निकालना है, विल इट टेक फॉर 15% ऑफ सैंपल टू डिकम्पोज। 15% सैंपल को डिकम्पोज करने में कितना टाइम लगेगा। एंड सेकंड पार्ट ने पूछ रहा है कि 85% सैंपल को डिकम्पोज होने में कितना टाइम लगेगा। और ये जो क्वेश्चन है वो 2014 का क्वेश्चन है। सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। तो हमें कह रहा है कि 15% सैंपल हमारा डिकम्पोज हो चुका है, तो इसका मतलब A0 हमारे पास कितना है, 100 है, और 80 हमारे पास कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा। क्योंकि 15% डिकम्पोज हो गया तो रिमेनिंग कितना होगा, 85 होगा। और हमें के भी दे रखा है और हमसे टाइम की डिमांड कर रहा है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला लग जाएगा। के हमें उसने कितना बोला है, 1.06 इंटू में 10⁻³ पर मिनट। ये के की वैल्यू दे रखी है। तो टाइम के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2.303 अपॉन में के लॉग A0 अपॉन 80, A0 अपॉन 80। बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। तो 2.303 और के की वैल्यू कितनी है, 1.06 इंटू 10⁻³ देन वी हैव लॉग A0 कितना है, 100, और 80 हमारे पास कितना है, 85। इस पूरे पार्ट को हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पर जो लॉग की वैल्यू सॉल्व होके आएगी वो हमारे पास होगी 0.0704। सॉल्व कर देंगे इस पूरे पार्ट को। तो क्या क्या बचा है हमारे पास, 2.303 अपॉन में 1.06 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 0.0704। तो रफली हमारा जो आंसर है वो 154 मिनट्स के आसपास आ जाएगा, 154 मिनट्स। नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है कि 85% सैंपल हमारा डिकम्पोज हो गया है। तो अगर 85% सैंपल डिकम्पोज हुआ है तो हमारे पास अगेन जो A0 है वो कितना हो जाएगा, 100, और जो 80 है वो हमारे पास कितना हो जाएगा, 85% सैंपल डिकम्पोज हुआ है तो 80 कितना रहेगा हमारे पास, 15 हो जाएगा। के की वैल्यू सेम है हमारे पास, 1.06 इंटू 10⁻³ पर मिनट। इसके लिए हम डायरेक्टली सॉल्व कर रहे हैं। तो t किसके इक्वल हो जाएगा, 2.303
अपॉन में k की वैल्यू कितनी है 1.06 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय log, और log कितना हो जाएगा 100/15। देन t हमारे पास कितना हो जाएगा 2.303 अपॉन में 1.06 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 0.8240। तो जो हमारा आंसर है वो रफली 1790 मिनट के आसपास आ जाएगा। तो ऐसे हमें सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करना है। नेक्स्ट हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दे रखी है, इसको 40 मिनट लगते हैं 30% डिकम्पोज होने में, हमसे हाफ लाइफ की डिमांड कर रहा है। ये क्वेश्चन 2013 एंड 2008 में आया था। इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था उसी पैटर्न में इसको सॉल्व करेंगे। 30% डिकम्पोजिशन दे रखी है, मतलब आपको t 30% दे रखा है। तो t 30% कितना दे रखा है उसने हमें 40 मिनट्स दे रखा है। a0 हमारे पास कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और ad हमारे पास कितना हो जाएगा, अगर 30% डिकम्पोज हुआ है तो ad कितना रह जाएगा 70 आ जाएगा। कैलकुलेट कर लेंगे तो t 30% किसके इक्वल हो जाएगा 2.303 अपॉन में k log a0 के प्लेस पे कितना आ जाएगा 100 और ad के प्लेस पे कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा। इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर बनेगा 1.428, और इस पूरे पार्ट की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है जो कितनी आ रही है 0.1548 आ रही है। इसे मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर 1। नाउ हमें कह रहा है कि हाफ लाइफ बतानी है, तो t 50% कैलकुलेट करना है। तो t 50% कितना हो जाएगा ये आपको बताना है। a0 हमारे पास कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और ad हमारे पास कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, क्योंकि 50% डिकम्पोजिशन हुआ है, यही मतलब है हाफ लाइफ का। 50% आपको कैलकुलेट करना है, तो a0 100 रखना है और ad कितना रखना है 50 रखना है। और अब हमें किसके लिए सॉल्व करना है t 50% के लिए, तो 2.303 अपॉन में k देन log a0 के प्लेस पे 100 और ad के प्लेस पे कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। 50 1 ज़ा 52 ज़ा, एंड log 2 की जो वैल्यू हमारे पास होती है वो होती है 0.3010। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2, और दोनों इक्वेशंस को कर देंगे डिवाइड, फर्स्ट का डिवाइड सेकंड के साथ। नाउ t 30% और इसके डिवाइड में कितना हो गया t 50% हो गया है। t 30% की वैल्यू क्या है 2.303 इंटू में 0.1548 डिवाइड बाय k, और t 50% की वैल्यू क्या है 2.303 इंटू में 0.3010 एंड ऊपर मल्टीप्लाई बाय k। जो टर्म्स हमारी सॉल्व हो रही है उनको सॉल्व कर देंगे, k से k सॉल्व हो जाएगा। तो ये 15 1 ज़ा एंड 15 2 ज़ा, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 1/2 आ जाएगा रफली। तो t 30% अपॉन में t 50% कितना कैलकुलेट हुआ है, हाफ कैलकुलेट हुआ है। तो रिलेशन हमारे पास क्या बना कि जो t 50% है वो क्या है 2 टाइम्स है t 30% का। नाउ t 30% आपको दे रखा था 40 मिनट्स, तो हमारे पास t 50 कितना आ जाएगा सॉल्व करके 80 मिनट्स आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है N2O5 ब्रेक होकर NO2 प्लस हाफ O2 बनाता है। 0 सेकेंड्स पर जो N2O5 का अमाउंट है वो 1.6 इंटू 10⁻² मोलर है। 300 सेकेंड्स पर भी गिवन है और 600 सेकेंड्स पर भी गिवन है। ये क्वेश्चन 2017 में आया था, और हमसे कह रहे हैं कि आपको शो करना है कि रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो फर्स्ट ऑर्डर है, देन उसकी हमें क्या कैलकुलेट करनी है, हाफ लाइफ कैलकुलेट करनी है। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें बेसिकली क्या करना होता है, k फाइंड आउट करना होता है। तो हम दो वैल्यूज़ उठाएंगे, वहाँ से हम दो k निकालेंगे, दोनों k हमारे आइडेंटिकल होंगे, जिससे प्रूव हो जाएगा कि हमारे पास जो रिएक्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है। जो k फॉर्मूला हमारे पास होता है वो क्या होता है 2.303 अपॉन में t, देन वी हैव log a0 अपॉन at। यही हमारे पास फॉर्मूला होता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए। नाउ हमें k कैलकुलेट करना है, तो 2.303, तो हम पहले कितने सेकंड्स के बारे में बात कर रहे हैं 300 सेकंड्स पर कैलकुलेट कर रहे हैं, तो टाइम कितना हो जाएगा 300 सेकंड्स। देन वी हैव log a0 मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी 1.6 इंटू 10⁻², एंड 300 सेकंड्स पे कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो गई है
0.8 इंटू 10 की पावर -2। इस पूरे पोर्शन को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2.31 इंटू 10 की पावर -3 पर सेकेंड। ये हमारे पास आंसर आएगा। ये हमारा फर्स्ट के हो गया, जब हमने 300 सेकेंड्स पर कैलकुलेट किया। नाउ हम फिर से के कैलकुलेट करेंगे, बट अब 600 सेकेंड्स पर कैलकुलेट करेंगे। तो के किसके इक्वल हो जाएगा, 2.303 अपॉन में 600, देन वी हैव लॉग इनिशियल वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -2, फाइनल वैल्यू कितनी हो जाएगी 600 सेकेंड्स पर जो वैल्यू है वो कितनी है 0.4 इंटू 10 की पावर -2। इसको भी हम जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 2.31 इंटू 10 की पावर -3 पर सेकेंड। तो दोनों डेटा हमें सेम के की वैल्यू दे रहे हैं, इसका मतलब जो के है वो सेम आ रहा है। तो ये हमें प्रूव करता है कि रिएक्शन किस ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है। क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का फॉर्मूला लगा के हमने जब के कैलकुलेट किया तो दोनों सिनेरियो में हमारे पास के क्या आ रहा था, सेम आ रहा था। बस अब के पता लग गया, उसने हमसे हाफ लाइफ पूछी है, तो हाफ लाइफ का तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। तो टी हाफ किसके इक्वल होता है 0.693 अपॉन के इक्वल होता है। तो 0.693 और के की वैल्यू कितनी है 2.31 इंटू 10 की पावर -3। इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे तो आंसर रफली कितना आ जाएगा 300 सेकेंड्स के आसपास आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन 5 का आंसर है। क्वेश्चन है कि C2H5Cl ब्रेक हो रहा है और C2H4 प्लस HCl में जा रहा है। रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो फर्स्ट ऑर्डर है। कैलकुलेट करना है हमें के 2016 का ये क्वेश्चन है। 0 सेकेंड्स पर 0.30 ATM प्रेशर है और 300 सेकेंड्स पर जो हमारे पास फाइनल प्रेशर है वो 0.50 ATMs है। तो एट टाइम t इक्वल टू 0 हमारे पास जो प्रेशर है वो कितना है 0.3 ATM है। ये बेसिकली हमारा इनिशियल प्रेशर है। तो हुआ क्या होगा कि C2H5Cl गिव्स C2H4 एंड HCl। तो टाइम t इक्वल टू 0 पर इसका कितना अमाउंट है हमारे पास 0.3 अमाउंट है। तो ये कितने होंगे, दोनों 0 एंड 0 होंगे। किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर 0.3 में से P माइनस किया, मतलब इतना हमारा प्रेशर डिक्रीज हो गया। तो इतना प्रेशर उन दोनों का क्या हो चुका होगा, इंक्रीज हो चुका होगा। तो यहाँ पर अगर हम टोटल प्रेशर कैलकुलेट करें, टोटल प्रेशर, तो टोटल प्रेशर किसके इक्वल हो जाएगा 0.3 माइनस में P प्लस में P एंड प्लस में P, जो सॉल्व होके बनेगा 0.30 प्लस में P। ये हमारे पास आंसर आएगा। अब टोटल प्रेशर तो दे रखा है उसने कि टोटल प्रेशर कितना है 0.050 ATM आपके पास टोटल प्रेशर है। तो टोटल प्रेशर कितना है 0.5 और आपने कितना कैलकुलेट किया है 0.3 प्लस में P। तो यहाँ से P के लिए कितना सॉल्यूशन आ जाएगा 0.2 आ जाएगा। देन प्रेशर ऑफ C2H5Cl हमारे पास कितना हो जाएगा 0.3 में से 0.2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.1 आ जाएगा। देन हमें K के लिए सॉल्व करना है। तो K के लिए फॉर्मूला क्या होगा 2.303 अपॉन में टाइम कितना सेकेंड्स हमारे पास 300 सेकेंड्स है, इनटू में लॉग इनिशियल अमाउंट हमारे पास कितना था, इनिशियल प्रेशर हमारे पास कितना था 0.30 है और फाइनल प्रेशर कितना आया है C2H5Cl का 0.1 आया है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो इस पूरे पार्ट का जो आंसर है वो निकलेगा 0.4771। तो फाइनल आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा 3.66 इंटू 10 की पावर -3 पर सेकेंड। ये हमारे पास के की वैल्यू हो जाएगी। तो इतना सब हमें क्यों करना पड़ा, ये पूरी प्रोसेस हमें क्यों करनी पड़ी, क्योंकि C2H5Cl का इनिशियल अमाउंट तो हमें पता था, फिर हमें टोटल प्रेशर पता था, बट इसका फाइनल अमाउंट हमें नहीं पता था। तो फाइनल अमाउंट पता करने के लिए हमें इस वाले मेथड को करना पड़ा। फाइनल अमाउंट जब हमें पता लगा तो हमने सिंपल फॉर्मूले में डाला है A0 अपॉन 80 के प्लेस पे वैल्यूज डाली हैं और कैलकुलेट किया है। तो हमारा आंसर कितना आ गया है 3.6 इंटू 10 की पावर -3 पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दे रखा है, के की वैल्यू आपको गिवन है, हमें कैलकुलेट करना है कितना टाइम लगेगा कि हमारे पास जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है वो रिड्यूस होकर कितनी हो जाए 1/10 हो जाए। 2015 का ये क्वेश्चन है। तो हमारे पास बेसिकली क्या क्या हो जाएगा, टाइम हमें कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला क्या है 2.303 अपॉन में के, देन वी हैव लॉग A0 अपॉन 80।
ए नॉट अपॉन 80, ये हमारा फॉर्मूला है। अब उसने बोला कि जो रिएक्टेंट हमारा वो अपनी इनिशियल वैल्यू का 1/10 रह जाएगा, तो इसका मतलब 80 हमारे पास कितना हो जाएगा, ए नोट का 1/10 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास 80 की वैल्यू बनेगी। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो t इक्वल्स टू 2.303, k कितना है हमारा 60 है, इनटू में log ए नॉट अपॉन 10। तो ए नॉट से ए नॉट हमारा कैंसिल हो जाएगा, 10 चला जाएगा ऊपर, और log 10 कितना बन जाएगा हमारे पास 1। तो हमें जस्ट सिंपली क्या करना है, 2.303 अपॉन में 60 का डिवाइड करना है, तो जिसका फाइनल आंसर क्या बनेगा 0.0384 सेकेंड्स। तो ऐसे हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है और 100 मिनट लगते हैं 60% रिएक्शन कंप्लीट होने में। हमें बताना है 90% रिएक्शन कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। तो बेसिकली हमको रिलेशन निकालना है, रिलेशन बिटवीन T 60% एंड T 90%, और ये क्वेश्चन 2013 का क्वेश्चन है। तो जब भी हमें रिलेशन निकालना होता है हम सिंपली क्या करते हैं, दो टाइम फ्रेम बनाते हैं और दोनों को हम लोग क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो पहले हम T 60% के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। तो T 60% कितना दे रखा है हमें क्वेश्चन में, 100 मिनट्स दे रखा है। ए नॉट हमारे पास कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 60% डिकम्पोज हो गया तो 80 हमारे पास कितना बचेगा, 40 बच जाएगा। सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यू, तो T 60% कितना हो जाएगा, 2.303 अपॉन में K, देन वी हैव log ए नॉट कितना है 100 और 80 हमारे पास कितना है 40 है। log 100 अपॉन 40 का आंसर कितना होगा 0.3979। ये बन गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेकंड इक्वेशन के लिए सॉल्व करना है। सेकंड क्या है, 90% है, तो T 90% हमारे पास कितना हो जाएगा, 2.303 अपॉन में K, देन वी हैव log 90% बोल रहा है तो ए नॉट कितना होगा 100 और 80 कितना रह जाएगा 10, 0 से 0 सॉल्व हो जाएगी, एंड log 10 हमारे पास कितना होता है 1 होता है। तो ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को कर देंगे हम लोग डिवाइड और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो T 60% डिवाइड बाई T 90% इज इक्वल टू 2.303 इंटू में 0.3979 डिवाइड बाय K, एंड T 90% के लिए 2.303 इंटू में 1 एंड मल्टीप्लाई बाय ऊपर K। तो इसका जो फाइनल आंसर हमारे पास बनेगा वो आएगा 251.2 मिनट्स के आसपास हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो बहुत सिंपल होते हैं रिलेशन इस्टेब्लिश करने वाले क्वेश्चन करने के लिए। आप लोगों को हमेशा प्रैक्टिस करनी होती है, जैसे कि हमें T 50% का रिलेशन पूछ लिया T 75% के साथ, या उसने T 90% का रिलेशन पूछ लिया T 99.9% के साथ। तो इस तरीके से वो कोई भी रिलेशन पूछ सकता है। सॉल्व आपको इसी टेक्निक से करना है, तो आपका आंसर बहुत ईजिली आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो फर्स्ट दे रखा है। 15 मिनट्स का टाइम लगता है 20% ऑफ ओरिजिनल मटेरियल टू रिएक्ट। रेट कांस्टेंट बताना है, टाइम बताना है जब 10% ऑफ ओरिजिनल मटेरियल क्या होगा, अनरिएक्टेड बचा होगा। 2010 का ये क्वेश्चन है। तो सॉल्व कैसे करना है, हमें T 20% कितना दे रखा है, 15 मिनट्स दे रखा है। ए नॉट हमारे पास कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और 80 हमारे पास कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। फिर इसे सॉल्व कर लेंगे तो K के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2.303 अपॉन में टाइम कितना है हमारे पास 15 मिनट्स है, देन वी हैव log ए नॉट अपॉन 80। इस पूरे पोर्शन को कैलकुलेट करेंगे तो K का आंसर आएगा 0.0148 पर मिनट। ये हमारे पास K की वैल्यू होगी। नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है कि टाइम बताओ जब वो 10% क्या रहेगा, अनरिएक्टेड रहेगा। अगर 10% अनरिएक्टेड है तो 90% रिएक्ट हो चुका है। दैट मीन्स आपको T 90% कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला हो जाएगा 2.303 अपॉन में K की वैल्यू कितनी है 0.148 मल्टीप्लाई बाय log ए नॉट कितना होगा 100 और 80 हमारे पास कितना हो जाएगा 90% रिएक्शन कंप्लीट हुआ है तो कितना बचेगा 10 बचेगा। ये अगेन log 10 हो जाएगा, और इन दोनों को अगर हम डिवाइड करते हैं तो फाइनल आंसर बनेगा 155.6 मिनट्स। तो ऐसे हमें ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है T हाफ हमें गिवन है 5 × 10⁴ सेकेंड्स। परसेंटेज बताने की इनिशियल रिएक्टेंट कितना रिएक्ट करेगा 2 आवर में।
तो व्हाट परसेंट ऑफ इनिशियल रिएक्टेंट विल रिएक्ट इन 2 आवर। तो सबसे पहले हम K कैलकुलेट कर लेते हैं। तो K हमारे पास कितना हो जाएगा 0.693 अपॉन T हाफ, और T हाफ हमारे पास कितना है 5 इंटू 10 की पावर 4। ये वैल्यू होगी हमारे पास किसकी, K की। नेक्स्ट पार्ट में हम K के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो K का अगेन फॉर्मूला क्या होता है 2.303 अपॉन में T, और टाइम कितना बोला उसने 2 आवर। 2 आवर मतलब कितने सेकंड्स प्लेस करने हैं आपको, 2 इंटू 300 सेकेंड्स आपको यूज़ करने हैं। देन वी हैव लॉग, ना हमें A0 पता है ना हमें AT पता है, यही हमें एक्चुअली में कैलकुलेट करना है कितना परसेंट हमारे पास रिएक्ट हुआ है 2 आवर्स के अंदर। ये भी K की वैल्यू है, ये भी K की वैल्यू है। तो फ्रॉम 1 एंड 2, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 0.693 अपॉन में 5 इंटू 10 की पावर 4 किसके इक्वल आ जाएगा 2.303 अपॉन में 2 इंटू 3600। देन वी हैव लॉग A0 अपॉन AT। इस पूरे पार्ट को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, लॉग A0 अपॉन AT इक्वल हो जाएगा 0.0433 के। देन A0 अपॉन AT हमारे पास कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 0.0433, जिसका आंसर में मिलेगा 1.105। देन परसेंटेज के लिए बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है, गिवन अमाउंट डिवाइड बाय टोटल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 100। तो गिवन अमाउंट कितना होगा 80, टोटल अमाउंट कितना था A0, मल्टीप्लाई बाय आपके पास कितना आ जाएगा 100। तो 80 अपॉन A0 कितना होगा, जब A0 अपॉन AT 1.105 है तो 80 अपॉन A0 कितना हो जाएगा 1.1051 के डिवाइड में मल्टीप्लाई बाय 100। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो आंसर बनेगा 90.49% के आसपास हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऐसे में ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि जो T हाफ है कार्बन 14 के लिए वो 5730 ईयर्स होता है। एक आर्कियोलॉजिकल सैंपल के अंदर 80% ऑफ कार्बन 14 प्रेजेंट है, तो हमें इसकी एज बतानी है कितनी होगी। 2008 का ये क्वेश्चन है। तो सॉल्व कैसे कर रहे हैं, हमें पता है जो K है उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है 0.693 अपॉन में T हाफ उसका फॉर्मूला होता है। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सेकंड हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, K किसके इक्वल होता है 2.303 अपॉन में T। देन वी हैव लॉग A0 अपॉन AT, ये इसका सेकंड फॉर्मूला होता है। सो फ्रॉम 1 एंड 2 हमारे पास क्या हो जाएगा 0.693, और T हाफ की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5730 ईयर्स है। दिस विल बी इक्वल टू 2.303 अपॉन में टाइम आपको कैलकुलेट करना है। देन लॉग A0 कितना है 100, और 80% सैंपल बचा हुआ है तो डिवाइड 80 से करना है, 20 से मत कर देना। इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से जो आपका T है वो सॉल्व करके आ जाएगा 1845.37 ईयर्स। तो ऐसे हम लोग केमिकल काइनेटिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। सो दैट्स आवर ऐप गाइज, एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक्स।